वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है ई लेक्चर सीरीज जो अपनी चल रही है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसमें हमने यूनिट 5 शुरू की थी जिसका नाम क्या था, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल जो रहती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की लास्ट स्टेज मानी जाती है। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल के अंदर हमने स्टेजेस पढ़ी थी कि कैसे हम इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करते हैं। उसमें एक स्टेज जो थी मेजरिंग परफॉर्मेंस, उसको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और उसी लेक्चर में हमने आपको बोला था ये जो कंट्रोल रहता है, कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर कंट्रोल कैसे होगा, उसके लिए हमें कुछ गाइडलाइनों का पालन करना पड़ेगा। तो इस लेक्चर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि जो प्रॉपर कंट्रोल के लिए जो गाइडलाइन होती हैं वो कौन कौन सी हैं। स्टार्ट करते हैं, चलो आइए देखिए। कंट्रोल क्या है? कंट्रोल कैन बी एस्टेब्लिश टू फोकस आइदर ऑन एक्चुअल परफॉर्मेंस रिजल्ट, ऑन द एक्टिविटी दैट जनरेट द परफॉर्मेंस और रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड इन ए परफॉर्मेंस इनपुट। कि जो हम इनपुट से हम आउटपुट तक पहुँचेंगे तो उसके लिए जो हमें परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी उसका कंपैरिजन करना और आउटपुट को इनपुट के एज प्लान बनाना, ये क्या कहलाता है? आपका कंट्रोल कहलाता है। तो कंट्रोल की यदि हम बात करें तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल के अंदर जो आते हैं, पहला आता है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग स्ट्रेटेजी, कि स्ट्रेटजीज़ को इवेल्युएट करना। इट प्रैक्टिस बोथ आफ्टर द स्ट्रेटजी इज़ फॉर्मुलेटेड एंड आफ्टर इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। कि दोनों चीज़ों पर ही लागू होता है, चाहे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की बात हो, चाहे स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन की बात हो। कहने का मतलब है कि स्ट्रेटजी जो आपका इम्प्लीमेंटेशन है वो एज़ पर प्लान हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उसको हम स्ट्रेटजी कंट्रोल के अंदर देखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट कंट्रोल। मैनेजमेंट कंट्रोल जो होता है वो फोकस करता है, फोकस ऑन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेरियस सब strategies comprising the master strategy and accomplishment of the objective of the intermediate. For example, quality control objective being met। कि हम क्या करते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर, ये देखते हैं कि जो क्वालिटी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरे हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। तो इसके लिए हम जो मास्टर स्ट्रेटजी जो हम बनाते हैं स्ट्रेटजीज़ के अंदर, उन जो ऑब्जेक्टिव को रखते हैं कि उनका अकम्प्लिशमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उसको मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर देखते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम इस तरीके का मैनेजमेंट करते हैं कि जो अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव हो वो प्रॉपरली होना चाहिए। तो वो कहलाता है आपका मैनेजमेंट कंट्रोल। फिर थर्ड आता है आपका ऑपरेशनल कंट्रोल। It is concerned individual and group performance as compared with the individual and group role prescribed required by the organization plan। कि एक ऑर्गेनाइजेशन प्लान में जब इंडिविजुअल और ग्रुप का जो रोल रखा जाता है वो रोल वो दे पा रहे नहीं दे पा रहे, वो हम ऑपरेशन कंट्रोल के अंदर देखते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले हमने कंट्रोल को समझा है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल को, मैनेजमेंट कंट्रोल को और ऑपरेशनल कंट्रोल को। अब हमें क्या करना है, हमें उन गाइडलाइन को समझना है जो कंट्रोल के साथ पैरेलल चलती हैं। तो नेक्स्ट जो है गाइडलाइन फॉर प्रॉपर कंट्रोल की हम बात करेंगे। Measuring performance is a crucial part of evaluation control. The lack of quantifiable objective or performance standard, the inability of the information system to provide timely, valid information are two obvious control problem. In designing a control system, the top management should remember that control should be follow strategies. Unless control ensure the use of proper स्ट्रेटजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, डाइफंक्शनल साइड इफेक्ट में कम्प्लीटली अंडरमाइन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये जो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ रीड किया है उसका पर्पस ये है कि जो आपको गाइडलाइन ऑफ प्रॉपर कंट्रोल है वो आपको समझ में आए। तो गाइडलाइन ऑफ प्रॉपर कंट्रोल के अंदर किस किस को इंक्लूड करेंगे उसको मैं वन बाय वन यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा जब भी हम कंट्रोल रखते हैं तो हम ये चाहते हैं कि कंट्रोल के अंदर जो जिन चीज़ों को हम इन्वॉल्व करेंगे उसमें मिनिमम हमारा अमाउंट क्या हो, खर्च हो। मिनिमम अमाउंट खर्च होने का मतलब ये हुआ कि हमें यदि रिजल्ट मैक्सिमम करना है तो मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट आए, तो उस चीज़ को यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। हम कुछ चीज़ों को और भी साथ में ऐड करेंगे, जैसे आप नेक्स्ट में देखेंगे कि एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है। टू मैनी कंट्रोल क्रिएट कन्फ्यूज़न, फोकस ऑन द स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स बाय फॉलोइंग द 80/20 रूल, मॉनिटर दोज 20% ऑफ फैक्टर दैट डिटरमाइन 80% ऑफ रिजल्ट। कि हमें उनकी कंट्रोल एरिया पर फोकस करना है जिनके 20% कंट्रोल से ही हमारा जो है रिजल्ट 80% क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो कंट्रोल के अंदर हम वही चीज़ देखते हैं कि हम जो मिनिमम एफर्ट की बात कर रहे हैं उस मिनिमम एफर्ट से हम मैक्सिमम आउटपुट या रिजल्ट हमें मिले। अब ये मिनिमम आउटपुट से मैक्सिमम आउटपुट या रिजल्ट कैसे मिलता है उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आगे की प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या लिखा है, कंट्रोल शुड मॉनिटर ओनली मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ रिजल्ट। कि कंट्रोल के अंदर हम उन्हीं एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, उन्हीं रिजल्ट को हम
इन्वॉल्व करते हैं जिनको हमने पहले क्या कर रखा है, डिफ़ाइन कर रखा है। यदि हमने किसी एक्टिविटी या किसी रिजल्ट को प्री डिफ़ाइन नहीं कर रखा है तो हम उसको कंट्रोल प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आती है कंट्रोल शुड बी टाइमली। कंट्रोल शुड बी टाइमली का मतलब ये हुआ कि हम जो कंट्रोल की प्रोसेस यूज़ में ले रहे हैं वो स्पेसिफाइड प्री डिटरमाइंड टाइम के अंदर पूरी होनी चाहिए। यदि वो प्री डिटरमाइंड टाइम के अंदर पूरी नहीं होती है तो जो कंट्रोल हमने किया है वो फेल होगा, वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो हमें कंट्रोल को यदि इफेक्टिव बनाना है तो वो टाइमली भी होना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे कंट्रोल शुड बी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। कंट्रोल जो बेस्ड रहता है वो सिचुएशन पर बेस्ड रहता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के सामने इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है कि शॉर्ट टर्म के अंदर हमें कंट्रोल ज़रूरी होता है। सपोज़ मान लीजिए मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर्स ने कोई नई स्ट्रेटजी, कोई नया इनोवेशन ले आया, कोई न्यू टेक्नोलॉजी ले आए, तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी सारी प्रोसेसेस को शॉर्ट टर्म में क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन आप पहले से प्रोएक्टिव होकर चल रहे हो, तो प्रोएक्टिव होकर चल रहे हो तब आपको शॉर्ट टर्म कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग का नेचर होता है, जिस सिचुएशन में वो वर्क करता है, उसके ऊपर डिसाइड होता है कि उसको शॉर्ट टर्म कंट्रोल ज़रूरी है या लॉन्ग टर्म कंट्रोल ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे कंट्रोल शुड पिन पॉइंट एक्सेप्शन की। कंट्रोल करते समय में कुछ एक्सेप्शंस को भी फॉलो करना पड़ता है। उन एक्सेप्शन को ध्यान में रखते हुए हमें कंट्रोल की प्रोसेस को क्या करना चाहिए, डिज़ाइन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ रहा है कंट्रोल शुड बी यूज टू रिवार्ड मीटिंग एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रैदर दैन टू पनिश फेलियर टू मीट द स्टैंडर्ड। कि हम बार बार कह रहे हैं कि कंट्रोल इफेक्टिव हो, कंट्रोल टाइमली हो, कंट्रोल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो, कंट्रोल के अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट अटेन कर सकें। तो ये सारी प्रोसेस तभी होगी जब कंट्रोल के अंदर आप अच्छे काम के लिए रिवार्ड सिस्टम रखोगे, रिवार्ड मीटिंग रखोगे, और यदि आपका काम सही नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आप पनिशमेंट का प्रोविज़न करोगे। यदि आप रिवार्ड सिस्टम और पनिशमेंट का प्रोविज़न करते हो तो जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं आप उनको जल्दी से जल्दी क्या करोगे, अचीव करोगे, मीट करोगे। तो यहाँ पे हमने यही पढ़ा कि जब हम कंट्रोल करते हैं तो उसको प्रॉपर कंट्रोल कैसे करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उस हमारे जो कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या होता है कि हमारी जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है और हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें कम से कम वेरिएंस हो, कम से कम डिफरेंसेस हो। और कम से कम डिफरेंस तभी हो पाएगा जब हम क्या करेंगे, ये जो गाइडलाइन हमने यहाँ पे दी है उनको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा भी था, द फॉलोइंग गाइडलाइन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप द कंट्रोल सिस्टम इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि आपको कंट्रोल सिस्टम डेवलप करना है तो ये जो आपकी गाइडलाइन के जो पॉइंट्स दिए गए हैं आपको 6 पॉइंट है, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। 6 पॉइंट में पहला पॉइंट क्या था कि मिनिमम एफर्ट से आपका मैक्सिमम आउटपुट है। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो आपकी कंट्रोल के अंदर एक्टिविटीज़ मीनिंगफुल होनी चाहिए, प्री डिफाइन होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या था कि जो कंट्रोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, टाइमली पूरा होना चाहिए। जब टाइम की हम बात करते हैं तो सिचुएशन पर बेस्ड हम, जैसे टाइम थर्ड पॉइंट है, तो फोर्थ हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म भी हो सकता है कंट्रोल और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। वो ऑर्गेनाइजेशन की उस समय की सिचुएशन बताती है कि हमें किस तरीके का कंट्रोल रखना है। फिर नेक्स्ट आता है कि कंट्रोल की कुछ एक्सेप्शन होती हैं। हर चीज़ की किसी न किसी एक्सेप्शन पर बेस्ड होता है, तो उन एक्सेप्शंस को हमें ध्यान में रखते हुए कंट्रोल रखना चाहिए। इसके अलावा जो आपने कंट्रोल की पूरी प्रोसेस ली, उससे यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, कुछ ऐसा एरिया है जहां एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में डेविएशन नहीं है, वहां पे आप क्या देंगे, मोटिवेशन के लिए क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, रिवार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे। और यदि आपको कहीं लगता है कि नहीं ये एज़ पर स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, पनिशमेंट का सिस्टम रखेंगे। तो ये हमने 6 पॉइंट जो पढ़े हैं ये हमें किस में हेल्प करते हैं, गाइडलाइन फॉर द प्रॉपर कंट्रोल। और गाइडलाइन प्रॉपर कंट्रोल से पहले हमने क्या पढ़े थे, 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। पेपर में आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए टाइप ऑफ कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल के टाइप कौन कौन से हैं, तो उसके अंदर आप क्या बता सकते हो, SMO, ठीक है ना, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल और ऑपरेशनल कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में हम किसकी बात करते हैं, स्ट्रेटजीज़ का फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन एज पर प्लान है कि नहीं। मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर हम ये बात करते हैं कि जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी ऑब्जेक्टिव के अकम्पलिशमेंट के लिए, कि वो उसको पूरा कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। ऑपरेशन कंट्रोल के अंदर हम ये देखते हैं कि किसी ग्रुप या किसी इंडिविजुअल के लिए जो भी हमने टारगेट रखे थे, जो भी हमने कोटा रखा था, जो भी हमने स्टैंडर्ड रखा था, वो इंडिविजुअल उस टारगेट
कोटा स्टैंडर्ड को पूरा कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। तो ये टाइप ऑफ कंट्रोल कहलाते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ा कि कंट्रोल क्या है, कंट्रोल के टाइप कौन कौन से हैं और उस कंट्रोल के लिए प्रॉपर गाइडलाइन कौन कौन सी हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।